नमस्ते विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो मनु के विचार हैं उन पर हमारा अध्ययन प्रक्रिया चल रही है। तो उसके मनु के द्वारा जो अंतर्राज्य संबंधों के बारे में जो चर्चा की है, मनुस्मृति के अंतर्गत जो व्यवस्था की है उस पर हम आज थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। और उसके द्वारा तीन बिंदुओं को लेकर के उसने सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनका वर्णन किया है। पहला, जो राज्य मंडल होता है उसकी स्थिति क्या होती है, क्या क्या कौन कौन से प्रकार के उसके अंतर्गत राज्य आते हैं। फिर इसके अलावा षड्गुण नीति होती है, 6 प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा उपाय होते हैं, नीति के उपाय होते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। उनके आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा जो है गुप्तचर व्यवस्था है उसके या राजदूत व्यवस्था है, उसके माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य मंडल के बारे में मनु क्या कहता है। तो उसने 5 प्रकार के जो राज्य होते हैं उनके बारे में अपनी बात की है कि वे 4-5 प्रकार के जो राज्य हैं वो दुनिया में राज्य होते हैं। जैसे पहला तो होता है कि बिजुगिसु जो होता है राज्य होता है, जो स्वयं राज्य होता है, और उसके पास में या उसके अन्य जो होते हैं वो अरि राज्य होते हैं, शत्रु राज्य के रूप में कुछ राज्य होते हैं। और इसके अलावा एक प्रकार का जो मंडल होता है वो मित्र राज्यों का होता है, और कुछ राज्य इसके अलावा मध्यम तरीके के राज्य होते हैं जिनको कि इन दोनों बिजुगिसु और उसके मित्रों और शत्रु से उनके बीच में वो आपस में दोनों के प्रति ही समान भाव रखता है, ऐसा मध्यम राज्य होता है। और एक 5वें प्रकार का जो राज्य होता है वो उदासीन राज्य होता है, जिसको कि इनकी जो राजनीति है, कूटनीति है, इनके संबंध हैं, बिजुगिसु के जो संबंध हैं उन के बारे में उसे कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो एक उदासीन राज्य भी होता है जो दूरदराज होता है। तो इस तरीके से उसने 5 प्रकार के मंडलों में राज्यों को बांट करके अपनी राज्यों की प्रकृति के बारे में बताया है। फिर आगे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करने के लिए वो षड्गुण नीति की व्याख्या करता है। तो जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की नीतियाँ आती हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की नीतियों को ध्यान में रख करके किसी भी राज्य को अपनी नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि संधि की जाए, यानी कि मित्र राज्य अधिक से अधिक बनाए जाएं और उनके साथ संधि की जाए और उनके साथ में मित्रता के भाव पैदा किए जाने चाहिए। जहाँ तक संभव हो संधि के माध्यम से काम चलाना चाहिए। शत्रु भी यदि है तो उसके साथ में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संधि की जा सकती है। दूसरा यह है विग्रह। जब विग्रह यानी कि शत्रु के प्रति उग्र राजनीतिक कलह जो कि युद्ध की ओर ले जाती है, उसको इन्होंने विग्रह का नाम दिया है। और स्वयं द्वारा विग्रह कराया जा सकता है या दूसरों के द्वारा भी करवाया जा सकता है, दूसरे राज्यों के द्वारा कराया जा सकता है। तो इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि स्वयं के राष्ट्र को अधिक हित या उसका लाभ होना चाहिए, उसी दृष्टि से इसका निर्णय किया जाना चाहिए। तो शत्रु विग्रह का मतलब शत्रु देश के अंतर्गत किसी भी तरीके से विग्रह फैलाया जाए, उनमें कलह फैलाया जाए और ये जिससे कि वो उसमें उस कलह के अंतर्गत, उस विग्रह के अंतर्गत बिजी रहे और बिजुगिसु जो राष्ट्र है, देश है, उसकी तरफ वो ज़्यादा अपनी आक्रामक नीति को नहीं अपना सके या उधर बढ़ने का प्रयास ना करे। तो ये भी एक कूटनीति होती है विग्रह। तो इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो यान है, यान के अंतर्गत का मतलब होता है कि आक्रमण की ओर गमन करना, आक्रमण की तरफ प्रस्थान करना। तो ऐसा दिखाया जाता है कि भाई बिजुगिसु जो है वो शत्रु राज्य की तरफ आक्रमण करने वाला है, तो जिससे कि जो शत्रु राज्य है वो
अपनी सीमाओं में रहे या वो उसे डरता रहे। तो ये डराने का एक प्रयास होता है और आवश्यकता पड़ती है तो आक्रमण भी हो सकता है। तो स्वयं की मजबूत स्थिति होने पर ही ऐसा किया जाना चाहिए। यदि स्वयं की स्थिति मजबूत नहीं है तो ऐसा यदि किया जाता है तो शत्रु से मात खानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से यान का पालन किया जाना चाहिए। फिर वो कहता है मनु के द्वारा चौथे प्रकार की जो नीति है वो आसन नीति को के बारे में वो बताता है कि आसन नीति का भी पालन किया जाना चाहिए। शत्रु के प्रति उपेक्षा की नीति अस्थायी तौर पर रखी जाती है और शत्रु को शांत बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। यदि हमें लगता है कि हमारी स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है तो शत्रु के प्रति हम एक उसको अवॉइड करने का या उसको अस्थायी तौर पर उसको उपेक्षा करने के भाव उसके प्रति हमें रखने चाहिए और उसके प्रति आक्रामक नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो विजिगीषु जो राज्य है उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, निर्मल स्थिति है शत्रु की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में टालम टोल प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि जैसे भी हो युद्ध टलना चाहिए। तो वो आसन की स्थिति की बात करता है। संश्रय, यदि संश्रय जो है वो है यदि हमें लगता है हमारा शत्रु देश अधिक शक्तिशाली है और वो कभी भी आक्रमण कर सकता है तो हमें अपने जो अन्य कोई राज्य जो है वो अधिक शक्तिशाली है तो उसकी शरण में चला जाना चाहिए, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए और उसका आश्रय लेकर के हमें शत्रु से अपना बचाव करना चाहिए और उससे मिलकर के शत्रु को मात देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये संश्रय है, यानी कि हम दूसरे की शरण में, जो शक्तिशाली राज्य है उसकी शरण में हम चले गए हैं और अपने हितों को साधने के लिए, अपने लाभ को साधने के लिए हमने ऐसा किया है। और तो ये संश्रय की प्रवृत्ति होती है। और छठवें प्रकार की जो है वो द्वैधी भाव तरीके की नीति अपनानी चाहिए कि दो विपरीत नीतियों का पालन जब एक साथ में किया जाता है तो वो द्वैधी भाव होता है। राजनीतिक कूटनीतिक छल का प्रयोग किया जाता है और सेना को भी दो भागों में, दो रूपों में इसने व्याख्या की है कि एक तो जो राजनीति होती है, कूटनीति होती है, उसको छल का प्रयोग करते हुए अपने देश के हित में काम करना चाहिए। दो प्रकार दोहरी नीति अपनानी चाहिए। दूसरा ये है कि दूसरे अर्थ में जो प्रयोग किया है वो ये कि जो सेना होती है उसके दो भागों में बांट करके यदि शत्रु के साथ में युद्ध कर रहे हैं, उसके प्रति आक्रामकता है तो दो भागों में सेना को बांट करके युद्ध किया जाना चाहिए। जो अग्रिम पार्ट है उसको युद्ध में बिजी रखना चाहिए और एक रिजर्व कोटा सेना का रखा जाना चाहिए कि जब मौका आता है, अंतिम निर्णय का समय आता है, तब उसका प्रयोग शत्रु के विरुद्ध में युद्ध के जो संचालन है या युद्ध का जो निर्णय है उसको अपने पक्ष में मोड़ सके। वो रिजर्व जो सेना होती है उसके द्वारा निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है, उसको उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उसने 6 प्रकार की नीतियों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के संबंधों का संचालन करने की बात मनु के द्वारा की जाती है। 4 प्रकार के, इसके अलावा 4 प्रकार के जो उपाय हैं उनके बारे में भी इसके द्वारा मनु के द्वारा वर्णन किया गया है कि साम, दाम, भेद और दंड, इस नीति का भी पालन किया जाना चाहिए। जब साम का मतलब यानी कि शत्रु के प्रति प्रेम भाव, प्रिय वाणी, आदर सत्कार, ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि वो ये समझे कि ये मेरा जो है सम्मान कर रहा है और उसके प्रति वो ज़्यादा आक्रामक ना रहे। तो शांति से काम लेना चाहिए शत्रु के प्रति। दाम यानी कि यदि किसी प्रकार की विवाद उत्पन्न हो गया है और वो दे ले करके या किसी संपत्ति, भूमि या किसी उपहार दे करके यदि वो सलटारा उसका हो सकता है तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके की मजबूरी यदि आ जाती है तो वो दे ले करके भी उसको सलटाया जाए। फिर आता है भेद। यदि शत्रु पक्ष में
किसी प्रकार की संभावना है तो उसमें मतभेद करने का प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे कूटनीतिक माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से, या वहाँ पर गृह क्लेश करा करके, या वहाँ पर गृह युद्ध करा करके, कैसे भी। तो शत्रु के जो खेमा है उसके अंतर्गत मतभेद, आंतरिक भेद पैदा कर देना चाहिए, जिससे कि वो इतना, उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो सके। ऐसे इतिहास में बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, जबकि शत्रु देश के अंतर्गत विवाद उत्पन्न करा दिया, आपसी गुटबाजी करा दी, गृह युद्ध करा दिया, जिससे कि उसको शत्रु को शक्ति क्षीण होना पड़ा था। दंड नीति, यानी कि जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो शत्रु को बलपूर्वक उसका दमन करने का कार्य किया जाना चाहिए। और जब हमारी स्थिति की विजिगीषु की स्थिति अच्छी हो जाती है, उस समय जो है शत्रु का दमन करने का कार्य करना चाहिए। दंड नीति का अंतिम रूप से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए कि पूरी संभावना हो कि जो युद्ध है वो हमारे पक्ष में निर्णय होने की संभावना है, तब ऐसा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मनु के द्वारा एक वर्णन किया गया है और बताया है कि इस तरीके से अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन किया जाना चाहिए। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।